तू चिंदी चोर था, चिंदी चोर है और चिंदी चोर ही रहेगा। दीदी, ओए, तुम क्यों हमेशा मेरे भाई को गाली देते रहते हो? अरे वो कुर्सी बनवाने के लिए बोला था। तो क्या हो गया? इस लपड़ झंडूस ने फेविकोल लगाने के लिए बोला ही नहीं। पर तुम्हारा काम भी तो किया ना मेरे भाई ने। काम नहीं किया, काम तमाम कर दिया। कुर्सी की टांग 3 दिन में टूट गई। टांग ही तो टूटी है, क्या गजब हो गया? हो गया। उस कुर्सी पे तुम्हारी माँ भी बैठी थी, उनकी भी टांग टूट गई। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और ये जो नई सीरीज हमने YouTube पे चालू करी है द ब्रांडेड बकेट, इसमें आपका स्वागत है। पहले मैं थोड़ा सा आपको सीरीज के बारे में बता देता हूँ। देखो 11 कंपनीज मैंने उठाई हैं, 11 वो ब्रांड्स उठाए हैं जो अपनी इंडस्ट्री के सिनोनिम बन चुके हैं। उन ब्रांड को उठाएंगे और देखो मजे की बात क्या है ना, ये 11 चिट्स बनाई है मैंने। सारे ब्रांड्स के नाम मैंने इन चिट्स में लिख के रख दिए हैं। अब ये चिट्स को मैं शेक करूंगा और आपके लिए स्पेशली ये बकेट लेके आया हूँ। इसमें अपन ये चिट्स डालेंगे और जोन सी चिट निकलेगी, जिस भी ब्रांड की चिट निकलेगी उस ब्रांड की केस स्टडी करेंगे। तो मुझे भी नहीं पता किसकी निकलने वाली है। हाँ, वीडियो के थंबनेल में और इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आफ्टर दिस शूट मैं वो सारी चीजें उस हिसाब से डिजाइन कर दूंगा। लेकिन व्हेन आई एम डूइंग दिस मेरे को भी नहीं पता कौन से प्रोडक्ट की केस स्टडी निकलने वाली है। मैं 11 की 11 केस स्टडी तैयार करके लाया हूं और उन ब्रांड्स की उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। पूरे बिजनेस में अंदर जाकर उनकी कुंडली एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे वो ब्रांड आज अपनी इंडस्ट्री के इतने बड़े राजा बन गए हैं। तो चलो बिना वक्त गवाए ये चालू करते हैं। एंड चालू करने के लिए ये जो 11 पर्चियां मैंने बनाई हैं, ये सारी की सारी मैं इस बकेट के अंदर डाल देता हूं। इसको शेक करेंगे और उसमें से एक निकालेंगे। सो ये डल गई एंड लेट्स शेक इट अप एंड लेट्स सी कौन सी ब्रांड की निकलती है, कौन सी लेट मी सी। ओके, सो ये एक ब्रांड की पर्ची मैंने उठाई है एंड फेविकॉल कैमरा कहाँ है फेविकॉल। तो फेविकॉल की आज केस स्टडी करेंगे एंड ये पर्ची निकाल के मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि अगली बार मिक्स ना हो जाए। फेविकॉल ब्रांड की मैं बात करूँ तो पहले देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे मैंने हर बिजनेस की, हर स्टार्टअप की एक कुंडली बनाई है। अब इस कुंडली में 4 दिशाएं हैं, कंपनी, कस्टमर, कॉम्पिटिटर और क्लाइमेट, और बीच में 8 घर हैं। पहले चारों दिशाओं की बात कर लेते हैं। तो पहली दिशा कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी, तो फेविकॉल तो मात्र एक ब्रांड है, उसकी कंपनी या पेरेंट कंपनी जिसको मैं बोलूं वो है पेडिलाइट इंडस्ट्रीज। पेडिलाइट इंडस्ट्रीज एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है, मतलब इसके शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, आप इसके स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हो। तो कंपनी का स्ट्रक्चर ऑन पॉइंट। तीसरी दिशा कॉम्पिटिटर की मैं बात करूं तो भाई फेविकॉल की अभी कुंडली एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा 70% मार्केट शेयर है फेविकॉल के पास। मतलब आजू बाजू कोई कंपटीशन ही नहीं है। फिर भी नाम देने के लिए मैं बता देता हूं, यूरो और एरलडाइट करके 2 कंपनियां हैं। इनके कंपटीशन में तो नहीं आती हैं क्योंकि 30% जो बचा हुआ 30% है उसमें बाकी देश की सारी कंपनियां आती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यूरो और एरलडाइट का कितना छोटा छोटा सा मार्केट कैप्चर होगा और 70% मार्केट शेयर तो केवल फेविकॉल का ही है। दूसरी दिशा कस्टमर के बारे में बात करूं तो सबसे प्राइमरी कस्टमर को लेके जिनको ध्यान में रख के इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था वो थे कारपेंटर्स, वुड वर्कर्स। बाद में ये B2B में घुसे, इंडस्ट्रियल यूजेज में घुसे और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स इनके कस्टमर बने। इन लोगों को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि देखो जब भी आप कोई फर्नीचर बनवाते हो तो आप या तो ये डिसाइड नहीं करते कि उसमें क्या मटेरियल लगेगा। आजकल लोग डिसाइड करने लगे कि मटेरियल हम खरीद के देंगे, कारपेंटर तुम मत खरीदना। लेकिन उसमें भी कारपेंटर आजकल पहले ही बोल देता है कि यार फेविकॉल ही लाना, उसके अलावा कुछ मत लाना। कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि फेविकॉल ही बेस्ट है, और वरना मैक्सिमम केसेस में कारपेंटर की चॉइस होती है कौन सा एडेसिव यूज करना। इसीलिए क्योंकि डिसीजन मेकर ये कारपेंटर्स, वुड वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्होंने उन्हीं को टारगेट किया है और उन्हीं को अपना कस्टमर माना है और उन्हीं को ही ध्यान में रख के अपनी टैगलाइन देखो क्या डिजाइन करी है, फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। तो आप एक इमेजिन करो कि फॉर अ कारपेंटर अगर उसका बनाया हुआ फर्नीचर अगले 15-20 दिन में या 6 महीने में या मान लो 1 साल में भी टूट जाता है तो बदनामी होगी उस कारपेंटर, वुड वर्कर की। आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट भी शायद उसे ना मिले, उसे ऑर्डर्स ना मिले, उसका कस्टमर जाके उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने टैगलाइन बिल्कुल ऐसी रखी है कि कस्टमर इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट यूज ही ना करे। चौथा,
दिशा क्लाइमेट की मैं बात करता हूँ तो यार ऐसे तो क्लाइमेट कुछ खास था नहीं जब इन्होंने बिजनेस चालू किया। तो अभी की करंटली बात करो तो 70% मार्केट शेयर इनके पास है, लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी इन्होंने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस करे, जिसमें से एमसी, डॉक्टर फिक्सिट, रॉफ, स्टील ग्रिप, ये 4 बड़े एक्विजिशंस माने जाते हैं, जिसकी वजह से फेविकॉल या पेडिलाइट एडेसिव इंडस्ट्री का राजा बन गया और इसको हिलाने वाला कोई नहीं था। अगले कुंडली एनालिसिस भी पढ़ूंगा, पर मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग संतुष्ट नहीं हो, तो चलो कोई बात नहीं, एक और ऐड आपको छोटा सा फेविकॉल का दिखाता हूं आपका मूड रिफ्रेश करने के लिए, उसके बाद इसकी कुंडली एनालिसिस पे बढ़ेंगे। मैं जानू के हूँ है करूँ छे कर तल दूजो तल दूजो अणधार्यो जोने ए बुरथाशे मन के चित माना होय हो जिरे जिरे धार्यो धड़ीनु थाए हाँ बधू तल दूजो ऐड आ गया मजा, हंस लिए पेट पकड़ के। अब आ जाओ इसकी कुंडली एनालिसिस पे आ जाओ। 8 घर है कुंडली में, पहला घर पीपल का। तो बलवंत राय पारिक साहब ने 1959 में फेविकॉल की शुरुआत करी। ये इनके बैकग्राउंड की बात करूं तो एक कारपेंटर की जो वर्कशॉप होती है, ये बेसिकली एक ऐसी वर्कशॉप में केयर टेकर थे जहां पे वुड वर्क बहुत ज्यादा होता था। वहां पे ये लोग केयर टेकर भी थे और प्लस इनकी फैमिली वहां उसमें रहती भी थी बिकॉज ऑफ नो मनी। वहां पे इन्होंने देखा, दूसरे घर जब मैं पर्पस डिस्कस करूंगा, कि जो प्रॉब्लम है उसको वहीं पे ही इन्होंने आइडेंटिफाई किया बिकॉज ही वाज अ केयर टेकर देयर, और फिर बाद में उसका सॉल्यूशन बनाया, उसका प्रोडक्ट बनाया। बहरहाल इनकी आज की नेटवर्क तो देखो कहां से शुरू किया था, केयर टेकर इन अ वुड वर्किंग फैक्ट्री, और आज की मैं इनकी नेटवर्क की बात करूं तो 90,000 करोड़ से ज्यादा की पारिक साहब की आज की नेटवर्क है। दूसरा घर पर्पस की बात करता हूं तो इन्होंने अपनी वर्कशॉप में देखा कि जो ग्लू या जो एडेसिव ये अभी यूज हो रहा है वो एनिमल फैट से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एनिमल फैट को ग्लू में कन्वर्ट करना मेसी है, बहुत गंदा गंदा चिपचिपा सा, पूरा लोकेशन भी जहां बना रहे हो वो जगह भी चिपचिपा हो जाती है, जो बना रहे हो उसके हाथ भी खराब हो जाते हैं। एक मैनुअल प्रोसेस है क्योंकि उस समय कोई ज्यादा मशीनरी वगैरह तो कुछ थी नहीं और हर कारपेंटर को वो खुद ही बनाना पड़ता था, और रिपीटेटिव है क्योंकि आप देखो आज भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एडेसिव को, फेविकॉल को या ग्लू को ओपन छोड़ दो, अनयूज्ड छोड़ दो, तो वो थोड़ी देर में जम जाती है, राइट। एनिमल फैट से बना हुआ एडेसिव का फ्रीजिंग पॉइंट इससे भी कम था, मतलब वो जल्दी जम जाती थी। जल्दी जम जाती थी तो मतलब आपको बार बार वो दोबारा से बनानी पड़ेगी। रेपिटेटिव प्रोसेस है और टाइम टेकिंग, मेसी और मैनुअल तो है ही, वो बात तो अलग है। और सिर्फ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी क्वालिटी भी बहुत लो थी। बहुत जल्दी जो भी स्टिक्स हुए हैं, जो भी अटैचमेंट्स हुए हैं, वो टूट जाते थे। इस प्रॉब्लम को देख के पारिक साहब ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो तीसरे घर प्रोडक्ट में मैं प्रवेश कर रहा हूं। 1959 में फेविकॉल नाम का ब्रांड मार्केट में उतारा, कम कॉस्ट पे ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करी, और ड्यूरिंग देयर जर्नी उन्होंने कस्टमर से फीडबैक लिया, कस्टमर्स को समझा। कैसे मैं आगे के घरों में बात करूंगा उसकी, लेकिन फीडबैक लिया, उसको समझो और इनोवेशंस करे। तो इन्होंने एक प्रोडक्ट फेविकॉल मेरीन निकाला विच वाज अ वाटरप्रूफ प्रोडक्ट। एक हीटेक्स नाम का प्रोडक्ट निकाला जिसकी यूएसपी ये थी कि वो एक्सेसिव हीट समर्स के टाइम पे उसको एब्जॉर्ब कर सकता था और फर्नीचर की ग्लू को तब भी उसकी एफिकेसी मेंटेन कर सकता था। एक स्पीडेक्स नाम का प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया जिसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो फास्टर कूल हो जाता था, बहुत जल्दी चिपक जाता था। तो स्पीड उसकी, जैसे नाम है स्पीडेक्स, तो फास्टर एफिशिएंसी उस प्रोडक्ट की थी। इसके अलावा धीरे धीरे करते 20 से ज्यादा ब्रांड्स इन्होंने मार्केट में उतार दिए, और
मेजर बूस्ट इन्हें तब मिला जब इन्होंने D2C प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। फेविकॉल की डिब्बी जो आप और हम जो मासेज यूज करते हैं, मेरे पास रखी भी है, मैं दिखा देता हूं। ऐसी एक बोतल 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की बोतल जो शायद स्कूल के टाइम पे हम सब ने आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज करी है, वो सारी बॉटल जब इन्होंने ये प्रोडक्ट जब इन्होंने नॉर्मल कंज्यूमर के लिए मार्केट में उतारा तब इन्हें बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। इसके अलावा एक फेविस्टिक आती थी, आपने देखा हो, नीचे से रोटेट करके वो ऊपर थोड़ी थोड़ी निकलती रहती थी एंड हम उसको अप्लाई करते थे। फिर एक फेविक्राइल करके इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला जो बेसिकली थोड़ा सा ना क्राफ्ट वर्क में थोड़ा इफ यू वांट टू स्टिक कॉटन पीस और अ फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी, थोड़ा इट वॉज अ मोर स्ट्रॉन्गर ग्लू, तो थोड़ा ज्यादा यूसेज वाला, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसमें फाइन आर्ट्स में वो ज्यादा यूज होती थी। चौथा, अगर प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस वेराइटी इन्होंने बहुत सारी दी बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग इनोवेशन। इन्होंने कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के यूज करने के लिए 5 किलो 10 किलो के डब्बे भी निकाले और हम आम जनता के यूज करने के लिए ऐसे 20 ग्राम की ट्यूब भी निकाली। तो इतनी वैरायटी, इतने पैकेजिंग के ऑप्शंस इन्होंने दे दिए कि हर प्राइस पॉइंट को इन्होंने कवर कर लिया। बिकॉज कस्टमर्स इन दिस केस कारपेंटर्स और वुड वर्कर्स का इन पे इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था, इतना कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी इनको मिल चुकी थी कि ये नो क्रेडिट पॉलिसी पे आ गए थे। मतलब उधारी में नहीं बेचेंगे सामान, कैश में बेचेंगे, जिसकी वजह से कभी कैश क्रंच या कभी कैश प्रॉब्लम, कैश ब्लॉकेज कभी हुआ ही नहीं। कभी इनको पैसे की दिक्कत आई नहीं कि यार पैसा नहीं, अटका पड़ा है, इधर अटका है, सप्लायर ने नहीं दिया और मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया और रिटेलर ने नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बिकॉज नो क्रेडिट पॉलिसी इन्होंने यूज करी। नो क्रेडिट पॉलिसी इसलिए भी क्योंकि आप देखो कि अगर 10,000 का कोई फर्नीचर बन रहा है तो उसमें यूज होने वाला ग्लू स्टिक या फेविकॉल की कीमत केवल 2% ही होती है। तो 10,000 का बन रहा है तो केवल 200 रुपए का ही ग्लू उसमें यूज होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल ग्लू बन जाता है बिकॉज अगर ग्लू वीक रह गया और मान लो 6 महीने में 1 साल में वो जो फर्नीचर कारपेंटर ने बनाया था वो टूट गया, तो सबसे ज्यादा बदनामी उस कारपेंटर की होगी, आगे आने वाले ऑर्डर उसको नहीं मिलेंगे, नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। तो उसकी इमेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो एक अच्छी ग्लू, एक अच्छा फेविकॉल यूज करे। प्राइस कम था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। इस वजह से कारपेंटर्स कैश में पेमेंट करने को मान जाते थे, ज्यादा उधारी मांगते नहीं थे। तो 2% का ब्रांड था, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, 70% मार्केट कवर कर लिया। इसके अलावा केवल इतना ही फायदा नहीं था, प्राइस पॉइंट तो मार्केट में मिल रही बाकी ग्लूज के बराबर ही था, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह था कि जो पहले एनिमल फैट से ग्लू बनानी पड़ती थी, उसका जो प्रोसेस करना पड़ता था, एक तो वो प्रोसेस ही सरदर्दी, उसके अलावा समझ लो एक वर्कर को ग्लू बनाने का काम मिला है। अब उसके 10 घंटे तो केवल ग्लू बनाने में ही चले जा रहे हैं एनिमल फैट की वजह से। और हम सबको पता है कि एक वर्कर की पेमेंट जो है वो आर्ली बेसिस पे होती है। तो अगर एक वर्कर के 10 घंटे केवल ग्लू बनाने में जा रहे हैं तो उसको 10 घंटे की पेमेंट करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को, एंड उस 10 घंटे का आउटपुट भी कुछ नहीं है क्योंकि सिर्फ ग्लू बना, अभी सामान कुछ नहीं, फर्नीचर रेडी नहीं हुआ, केवल ग्लू बना है। तो वो लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस होने लगी आफ्टर देयर सिंथेटिक this adhesive was launched in the market in the year 1959। पांचवा अगर प्रूफ की बात करता हूं तो 40,000 से ज्यादा कारपेंटर्स इनके साथ कनेक्ट हो गए थे इनके FCC क्लब में। 10,000 करोड़ की सेल पर ईयर ये लोग कर रहे हैं। और पर डे की बात करूं ना तो 30 करोड़ लगभग की सेल रोजाना फेविकॉल कर रहा है, पेडिलाइट कर रहा है। यार अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। कहाँ के बलवंत राय साहब, कहाँ कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, ट्रूली माइंड ब्लोइंग केस स्टडी। छठा, अगर प्रमोशन पे बढ़ता हूं तो सबसे बड़ा जो FCC मैंने अभी बोला दैट वाज फेविकॉल चैंपियन क्लब, जहां पे इन्होंने कारपेंटर्स को कनेक्ट किया, कलेक्ट किया, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया और उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे लेके जाते थे। मतलब कभी उनकी अच्छा केवल उनको नहीं, उनकी फैमिली को भी लंच पे ले गए, डिनर पे ले गए, कहीं आसपास घुमाने ले गए, कोई तीर्थ यात्रा करवा दी। अब एक कारपेंटर, आप सोचो हमारी आज की सोसाइटी में वो लोअर कैटेगरी में आता है, मिडिल क्लास भी नहीं, वो लोअर क्लास कैटेगरी में आता है। एक लोअर क्लास आदमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट।
इन्होंने ना ही केवल कारपेंटर को, बस उनकी फैमिली को भी जो रेस्पेक्ट दी, जिस तरीके से उन अपने कारपेंटर्स को अपने सर माथे पे रखा, उनकी केयर करी, उनको वैल्यू डिलीवर किया, उस वजह से सारे कारपेंटर्स इनके साथ जुड़ गए, सारे कारपेंटर्स इनके साथ कनेक्ट हो गए और फेविकॉल के अलावा और कोई प्रोडक्ट का यूज करने को तैयार नहीं थे। इस वजह से तो 70% मार्केट शेयर इन्होंने अब तक कैप्चर कर लिया। केवल इतना ही नहीं, जो डायरेक्ट कैंपेन्स जो इन्होंने टीवी कमर्शियल्स चलाए, आप उनको भी देखो, कितने ही यूनिक जिंगल्स वाले, टोन वाले, म्यूजिकलिटी के साथ, और केवल इतना ही, जो ह्यूमर का पंच ये लोग अपने एडवर्टीजमेंट में इंट्रोड्यूस करते थे, जैसे कि आपने इंट्रो में भी देखा होगा, और आपने फिर बीच में जब मैंने मूंछों वाली एड चलाई थी, आपने उसमें भी देखा हो, क्या ह्यूमरस एड्स थे, एकदम आई बॉल कैचिंग और रिकॉल जनरेट करने वाले ब्रांड थे। यही होता है जब आप अपने कस्टमर को किंग बना के रखते हो ना। आई ऑलवेज से कस्टमर इज द किंग ऑफ द बिजनेस। उसको किंग की तरह ट्रीट करना चालू कर दो, तुम्हारा बिजनेस तमीज में चलना चालू हो जाएगा। बहुत ही रिलेटेबल और रिलेवेंट ऐड बनाए, आम लोगों के साथ, आम लोगों के बीच में घुस के ऐड बनाए, जिसकी वजह से हम और आप जैसे मासेस इनके साथ कनेक्ट भी हुई, और हमने अपने आप ही फेविकॉल को उसकी एक्सपेक्टेड जगह हम सबके जिंदगी में दे दी। अब बात चल ही रही है मार्केटिंग और टीवी कमर्शियल्स और फेविकॉल की, तो चलो एक और कमर्शियल देख लेते हैं। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई, पड़ गयो नाम शर्मा इनका सोफा, हाय रे शर्मा इनका सोफा। शर्मा इन बहन का ब्याह कराइन, सोफा पे नवा कपड़ा चढ़ाइन, बन गयो वो मिसरा इनका सोफा, हाय रे मिसरा इनका सोफा। मिसरा इनका लड़का कलेक्टर बनेलू, सोफा पे रख जीन चमड़ा चढ़ेलू, बन गो कलेक्टर इनका सोफा, हाय रे कलेक्टर इनका सोफा। कलेक्टर की बिटिया लव मैरिज करेली, सोफा पे बंगाली किरमिट चढ़ेली, बन गो वो बंगालन का सोफा, हाय रे बंगालन का सोफा। बारह घरों का ब्याह निपटाओ, सोफा 60 का होने को आओ, देखी गंगा पार की शादी, देखी देश के बाहर की शादी। अब कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय, पर सोफा बनाए तो दिल से बनाए। तो ये 60 इयर्स सोफा का जो कमर्शियल था भाई, ये तो अभी रिसेंट का ही था, बहुत वायरल हुआ। सातवां घर प्लेस की मैं बात करूं तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग थी। पहली बात तो मिडलमैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट कारपेंटर्स को अपना माल बेचते थे, तो इसकी वजह से जो मार्जिन होता था वो सारा इनके पास जाता था, और मार्केट प्राइस पे ही ये अपना प्राइस पॉइंट मेंटेन करने में सफल रहे। दूसरा, ओवर द काउंटर जब इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई फॉर दिस D2C प्रोडक्ट फॉर मास ऑडियंस, वो भी इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि अब हमारे आसपास की रिटेल स्टोर में भी ये अवेलेबल थे, तो कस्टमर को बहुत ज्यादा जाके ढूंढ के इनका प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं थी। आठवां घर, आखिरी घर इनकी कुंडली में प्रोसेस की बात करता हूं, तो इन्होंने जब देखा कि एनिमल फैट्स की चीजें बननी है, तो इन्होंने सिंथेटिक रेजिन के साथ ऐसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक एडेसिव बनाने की, ग्लू बनाने की कोशिश करी, और जब वो सक्सेसफुल हो गया तो इन्हें पता चला कि ये 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है नॉर्मल या ट्रेडिशनल एनिमल फैट ग्लू के। वहां से इनको लगा कि यार मैंने तो एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो मार्केट में तबाही मचा देगा, मेरा काम है केवल इसको घर घर तक पहुंचाना। अपने इनोवेशंस और कस्टमर के फीडबैक को सुन के जिन्होंने मेराइन और हीट-एक्स और स्पीड-एक्स और ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए, उसकी वजह से इन्होंने कभी टाइम ही नहीं दिया अपने कॉम्पिटिटर को खड़े होने का और मार्केट में पैर जमाने का, जिसकी वजह से ये हमेशा अनडिफीटेड किंग ऑफ द मार्केट जब से लॉन्च हुए तब से बने हैं। कुंडली एनालिसिस खत्म होता है, मैं आता हूं इनके बिजनेस लेसन्स पे कि इस केस स्टडी से आपको बिजनेस लेसन्स क्या क्या लेने चाहिए। तो 8 बिजनेस लेसन्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहला, सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज अराउंड यू। आप अपने आसपास देखो, अपने आसपास जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि एक तो जब आपके आसपास की प्रॉब्लम है ना, तो आप उस प्रॉब्लम को डीपर समझ सकते हो, उसमें डीप में घुस सकते हो। दूसरा, आप कस्टमर के भी आसपास होते हो जिनको फाइनली आपका प्रोडक्ट यूज करना है, तो आप उनसे फीडबैक लेके को क्रिएट और कंसल्ट करके अपना प्रोडक्ट को बहुत ही
अच्छा बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट। सेकंड बिजनेस लेसन है कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर की इनसाइट्स को समझो। इनका कंज्यूमर ग्लू कहां यूज होनी थी? फर्नीचर बनाने में। और फर्नीचर कौन यूज करने वाला था? मिडिल क्लास या मेरे जैसे आप जैसे लोग। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में हमें टारगेट नहीं किया। इन्होंने किसे टारगेट किया? कारपेंटर्स और वुड वर्कर्स को, जो कि कंज्यूमर नहीं थे लेकिन कस्टमर थे, जिसको ग्लू यूज नहीं करनी थी लेकिन जाके ग्लू खरीदनी जरूर थी। तो खरीदना, कौन सी ग्लू खरीदनी है, कौन सा एडिसिव खरीदना है, ये डिसीजन किसके पास होता है? कस्टमर के पास होता है। वो कस्टमर पे इन्होंने फोकस किया इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर पे फोकस करने के। थर्ड बिजनेस लेसन है फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। जैसे इन्होंने अपने कंज्यूमर को सुना, अपने कारपेंटर्स को सुना, उनकी प्रॉब्लम को सुना, ये लोग फीड फॉरवर्ड में उसको लेके गए, इनोवेशन किया और मेराइन, हीटेक्स, पीडेक्स जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। पांचवा जो बिजनेस लेसन है वो है अम्ब्रेला ब्रांडिंग। पहले ही मैं देखता हूँ शार्क टैंक एनालिसिस हमारा साइड बाय साइड इस चैनल पे चल रहा है, द बिजनेस पंडित चैनल पे, आप जरूर चेक करिएगा। वहां पे कभी कभी स्टार्टअप्स इतने नीश ब्रांडिंग के साथ आ जाते हैं कि वो उसके अलावा और कहीं घुस ही नहीं पाते। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट, एक पिच कवर करी थी नाभि सूत्रा। अब उन्होंने नाम इतना स्पेसिफिक रख लिया ना कि वो नाभि के अलावा कोई और प्रोडक्ट रेंज में घुस ही नहीं सकते। उनको एडवाइस भी शार्क्स ने यही करा कि आप अपना नाम थोड़ा सा ऐसा रखो कि आप और भी प्रोडक्ट्स इंक्यूबेट या इनकलकेट कर पाओ। इन्होंने उस चीज में बहुत ज्यादा गलती नहीं करी। फेविकॉल नाम रखा और एक ऐसा ब्रांड बनाया जहां पे हर टाइप की एडिसिव प्रॉब्लम्स, इट्स लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ऑल एडिसिव नीड्स। कंपटीशन को खड़े होने की जगह ही नहीं, कंपटीशन को पैर जमाने की जगह ही नहीं। एडिसिव मतलब फेविकॉल। अपन एमसील भी बनाएंगे, अपन डॉक्टर फिक्सेड भी बनाएंगे, अपन सारे काम करेंगे। जहां चिपकाने की बात आएगी वहां हमारा ब्रांड आएगा। तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे गए। छठा बिजनेस लेसन है मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पहले कारपेंटर्स और वुड वर्कर्स के साथ काम कर रहे थे लेकिन D2C में फिर एंट्री मारी तो मार्केट डेवलपमेंट किया उसी प्रोडक्ट के साथ। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहे जब इन्होंने फेविकॉल के बाद फेविस्टिक, फेविक्राइल और ये सारे प्रोडक्ट्स मेराइन, स्पीडेक्स वगैरह लॉन्च किए। तो प्रोडक्ट भी डेवलप किया है, मार्केट भी डेवलप करी है, जिसकी वजह से पैर जमाने का इनको बहुत अच्छा मौका मिल गया। बहुत अच्छी तरीके से सारी मार्केट कैप्चर कर ली। सातवां लेसन है मार्केटिंग एज पर कस्टमर। कस्टमर को जैसी मार्केटिंग चाहिए ना, उसको जैसे समझ में आता है, उसको जो भाषा समझ में आती है मैं उस भाषा में बात करूंगा, उसे जो शब्द समझ में आते हैं मैं वो शब्द में बात करूंगा। बहुत बड़े सेलिब्रिटी को लाके एंडोर्स कभी नहीं करवाया फेविकॉल। क्यों नहीं करवाया ना? क्योंकि देखो, एक तो सेलिब्रिटी को लाने का खर्चा वैसे ही था, दूसरा लोअर क्लास कारपेंटर्स इनके टारगेट मार्केट थे। फेविकॉल कहां फेविकॉल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में घुसता। इसकी वजह इन्होंने जिंगल जो बनाए, 60 साल का सोफा जैसे 3 कमर्शियल्स मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूं, कितना ही मिडिल क्लास, लोअर क्लास फ्रेंडली वर्ड्स एंड लिरिक्स एंड एडवर्टीजमेंट, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस इन्होंने यूज करी ताकि जो कस्टमर को, मेरे कस्टमर को जो भाषा समझ में आ रही है ना, मैं उससे उसमें बात करूंगा। कस्टमर फोकस रहना पड़ेगा। 8वां और लास्ट बिजनेस लेसन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब फेविकॉल प्रोडक्ट इनका सुपर हिट होना चालू हो गया ना, तो इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। मैन्युफैक्चरिंग फेविकॉल बनाना भी खुद ही चालू कर दिया, सोर्स, रॉ मटेरियल सोर्स करना भी खुद ही चालू कर दिया। 8 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इस वक्त इनके। और इससे क्या हुआ? एक्सट्रीम कंट्रोल आ गया इनको इनकी क्वालिटी के ऊपर। और जब क्वालिटी पे एक्सट्रीम कंट्रोल आ गया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2% का यूसेज था फेविकॉल का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्वालिटी, और क्वालिटी पे ही जब इनका कंट्रोल आ गया तो भाई अपने आप राजा बन गए ना मार्केट के। तो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ फेविकॉल, हमारी ब्रांडेड बकेट की पहली केस स्टडी। जो फेविकॉल की पर्ची हमने उठाई थी, 10 पर्चियां अभी भी इस बास्केट में है। अगली वीडियो में कौन सा ब्रांड निकलेगा ट्राई करना, गैस करने की कोशिश करना नीचे वीडियो में। बल्कि हम तो शेयर करेंगे ही आपके साथ जब अगली वीडियो में आएंगे। तो इस वीडियो के लिए बहरहाल फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।